हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आधुनिक भारत के बारे में बता रहा हूं और इस आधुनिक भारत में हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से अभी तक 2 चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है, प्रश्न और साथ ही साथ उत्तर के साथ भी। आज हम लोग तीसरे चैप्टर जिसका नाम है नवीन राज्यों का उत्थान कहिए या नवीन राज्यों का उदय को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक का संबंध मुगल साम्राज्य के पतन से ही जुड़ जाता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा था कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला जिसका टाइम पीरियड 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था, उस दौरान भारत के कई ऐसे छोटे छोटे राज्य थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संकट उत्पन्न हो गया था और साथ ही साथ नए एक बेहतर नेतृत्व की क्षमता भी समाप्त हो चुकी थी, जिसके वजह से मुगल साम्राज्य में आर्थिक दिवालिया और साथ ही साथ सैनिक कमजोर की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में जो भी राज्य इसके साथ जुड़े हुए थे उन्होंने अपने आप को अलग और स्वतंत्र करने का प्रयास कर लिया। ऐसी ही स्थिति में नवीन राज्यों का उदय होना शुरू हो गया और इन नवीन राज्यों के उदय में कई सारे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से एक बंगाल भी प्रमुख था। आज हम लोग इसी बंगाल के बारे में पढ़ेंगे कि बंगाल ने कैसे अपने आप को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र किया और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी किस कूटनीति के माध्यम से या कहिए कि रणनीति के माध्यम से जो भारत का सबसे एक समृद्ध प्रांत बंगाल था उस पर उन्होंने कब्जा करने में सफल रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज हम लोग बंगाल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक जो भी चीज़ें हमने बताया वो हमने पीछे कुछ कंसेप्ट के आधार पर समझाने की कोशिश की और इसको जोड़ने का प्रयास किया। जैसा कि हम हमेशा ही आपको यह बताते आ रहे हैं कि हमेशा एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए और उसे जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि आपका लिंक जो है वो टूटे नहीं, बना रहे। ठीक है दोस्तों, और कभी इतिहास को रटने का प्रयास ना करें, उसे बहुत अच्छी तरह से बैठ करके समझने का प्रयास कीजिए और उसे समझ करके उसको आसानी से अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बंगाल के बारे में हम लोग समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि मेरे यहाँ पे मैप तो नहीं है, लेकिन मैं इशारे में आपको बता रहा हूँ कि आप अगर बंगाल को मैप में देखेंगे तो बंगाल वह जगह है जहाँ पे भारत की तरफ से होते हुए गंगा नदी जा कर के वहीं गिरती है और गिर करके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और उधर अगर पूर्वोत्तर राज्यों से बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों से एक नदी बहते हुए बांग्लादेश में या बंगाल में प्रवेश करती है। ये उस समय की बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ जब मुगलों का समय था, जब वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है और ये दोनों ही नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा बंगाल में जा कर के मिल जाती है। मिलने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आप अपने एटलस पर देखिएगा, वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाई दे देगी। ऐसी स्थिति में बंगाल जो था वहाँ पे नदियों का प्रदेश होने की वजह से वो काफ़ी उपजाऊ जमीन था वहाँ पर, और इसी उपजाऊ जमीन की वजह से बंगाल जो था एक समृद्ध प्रांत के नाम से जाना जाता था। कच्चे माल की उत्पत्ति वहाँ पर ज़्यादा होती थी। अब
स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों की निगाहें जो थी वो यहीं पर टिकी हुई थी कि हमें अगर बंगाल मिल जाता है तो हम भारत के एक बहुत बड़े समृद्ध प्रांत पर अधिकार कर लेंगे और यहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, और इसमें अब इसके लिए अंग्रेजों ने क्या क्या नीति अपनाई इस चीज को भी देखेंगे और बंगाल को स्वतंत्र करने में वहां का शासक ने क्या भूमिका निभाई मुगल सम्राट के साथ, ये हम देखेंगे। आगे चलिए बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ और समृद्ध प्रांत था। कई सारे प्रांत थे, इसमें से बंगाल एक उपजाऊ और समृद्ध प्रांत था। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में शाह शुजा की अनुमति से बनाया था। शाह शुजा कौन था जी? तो आपको हमने पहले बता रखा है कि शाह शुजा जो था औरंगजेब का शाहजहां का पुत्र था, जो उस समय बंगाल में था 1651 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि अब उसी ने अनुमति दी और वहां पर उन्होंने 1651 में पहला अपनी कोठी बनाई। कहां पर? हुगली में बनाया था। कहां पर बनाया था बेटा? हुगली में बनाया था। हुगली बंगाल में पड़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1698 में, अब वहां से उन्होंने कोठी बनाई, व्यापार करना शुरू किए, आगे बढ़े। 98 में बंगाल का सूबेदार चेंज हो गया और उस समय अजीम उस्सान ने कंपनी को सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी, यानी 3 स्थान की जमींदारी उसे मिल गई। पहले हुगली तो उनके कब्जे में था ही, अब 1698 तक आते आते उनको सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी मिल गई, जिसके कारण अब उनका यानी बंगाल में अंग्रेजों का धीरे धीरे महत्व बढ़ने लगा। और इसी के साथ ही साथ आगे चल कर के 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी कर दिया। आपको याद होगा मैंने बताया था, इसी शाही फरमान को हम लोग मेघना काटा के नाम से जानते हैं, जिसके कारण अंग्रेजों में फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की इजाजत मिल गई थी। और भी 2 उनको वहां पे आदेश मिला था, मुंबई और मद्रास को लेकर के। तो इस प्रकार से 1717 ईस्वी तक आते आते बंगाल पर अंग्रेजों की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी। और इस प्रकार वहां से जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे अंग्रेजों की दखलंदाजी बंगाल में बढ़ने लगी थी। इसी बीच अब एक तरफ तो अंग्रेज बढ़ ही रहे थे दखलंदाजी करते हुए बंगाल में, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे मुगलों का जो था नेतृत्व अब कमजोर होने लगा था। तो जो बंगाल का सूबेदार था वह अपने आप को स्वतंत्र करके बंगाल को एक अलग स्वतंत्र प्रांत करने का प्रयास करने लगा था। अब इसकी पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं। ठीक, एक तरफ हमने आपको अंग्रेजों को समझाया कि कैसे अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 1717 तक आते आते एक शाही फरमान जारी कर लिए और वहां से उनकी मनोबल बढ़ गई बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे वहां पे बंगाल का जो सूबेदार होता है वो अपने आप को अलग करने का प्रयास करता है और मुगलों से आजाद करने का प्रयास करता है। अब देखिए यहाँ पे छोटी सी पॉइंट, 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था, जो 1717 ईस्वी तक बंगाल का सूबेदार बना रहा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। यानी 1700 ईस्वी में जब औरंगजेब जिंदा था तभी मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया और वह 1717 ईस्वी तक इस पद पे बना रहा। अब जब इस पद पे 1717 तक बना रहा तो 1717 ईस्वी में ही, इधर औरंगजेब मर चुका है, 1717 ईस्वी में ही क्या करता है मुर्शिद कुली खां अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है और अपने आप को स्वतंत्र कर बंगाल को भी स्वतंत्र कर देता है और वहां का स्वतंत्र सूबेदार अपने आप को नियोजित कर लेता है और इस समय जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर होता है उससे मान्यता भी प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार अब 1700 ईस्वी से 1717 तक जो व्यक्ति दीवान था वह व्यक्ति अब 1717 से लेकर 29 तक आगे बंगाल का सूबेदार बन जाएगा, बंगाल को मुगलों से स्वतंत्र करके अलग एक प्रांत के रूप में डेवलप करना शुरू कर देगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट मुर्शिद कुली खां, यानी अब शासक के रूप में हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ से मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक कैसे ये काम करता है, तो देखिए अब ये कह रहा है कि बंगाल की राजधानी पहले ढाका थी। ठीक है जी, कहाँ थी पहले? ढाका थी, लेकिन अजीमुस्तान जो था वो औरंगजेब का भतीजा था। अजीमुस्तान से मतभेद होने के कारण मुर्शिद कुली खां ने राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। बात समझ में आ गई? यानी बंगाल की पहले राजधानी कहाँ थी जी? ढाका में थी,
लेकिन अजीम उल शान से कुछ मतभेद हो गया, जिसके वजह से मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर लिया। याद रखिए कई जगह राजधानियां बदली हुई है, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर भी जाएगी एक बार, तो इस चीज को याद रखिए। पहली राजधानी ढाका थी, दूसरी कहाँ बनी? मुर्शिदाबाद बनी। हस्तांतरित कर लिया। अब 1717 में दोबारा इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। किसने कर दिया जी? तो फर्रुखसियर द्वारा कर दिया गया। ऐसी स्थिति में 1719 में इसे उड़ीसा भी मिल गई। अब एक तरफ बंगाल भी मिल गया, उड़ीसा भी मिल गया। इसके समय में 3 विद्रोह हुए थे, छोटे छोटे 3 विद्रोह हुए थे, जिसको बड़ी ही आसानी से इसने विद्रोह को दबा दिया था। और अब यह व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को बंगाल के लिए शक्तिशाली सिद्ध करने में लगा हुआ था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इसने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा की प्रारंभ की थी। इजारेदारी प्रथा एक होती थी जिसको इसने शुरुआत किया, और किसानों को तकावी ऋण भी दिया। यानी तकावी ऋण का मतलब होता है उधार में पैसा देना, लेकिन पैसा ऐसा नहीं था उधार में मिल जाएगा आपको। पैसा मैं आपको उधार दे रहा हूं, आप अपना काम कीजिए, लेकिन कुछ समय के बाद उसे लौटा दीजिएगा। ऐसी ऋण को हम लोग तकावी ऋण कहते हैं। लेकिन मालगुजारी की वसूली के लिए कठोर कदम था। जो मालगुजारी वसूलता था, जो टैक्स वसूलता था, वो तो कठोर था ही। इसने कहा कि ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आप मुझसे तकावी ऋण ले लीजिए, आप थोड़े समय के लिए हमें उधार ले लीजिए और खेती कीजिए, लेकिन मालगुजारी जो है उसमें कोई कटौती मत कीजिए, वो आप इसको देते रहिए। ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। इस तरह से अली मुर्शिद कुली खां जो था, इसने जो काम किया वो कुछ तो कुछ काम किया ही किया। इसी बीच 1727 में इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसका दामाद अब उसकी गद्दी पर बैठता, यानी नवाब बनता है। कहाँ का? बंगाल का। तो पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। दूसरा नवाब कौन बनेगा? सुजाउद्दीन बनेगा, जो 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक शासन किया। कब तक किया था बेटा? 39 तक। इसकी कोई खास योगदान नहीं था, क्योंकि इस समय मराठों की शक्ति बहुत तेज बोल रही थी, और इन मराठों ने चारों तरफ अपनी शक्ति को फैलाने की वजह से सारे लोग इसके आगे नतमस्तक हो चुके थे। अब कह रहा है कि यह मुर्शिद कुली खां का दामाद था। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया। अब देखिए एक अगला व्यक्ति था, इसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को बंगाल का नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, और ये अपने वहां का सूबेदार बना रहा। ठीक है। ऐसी स्थिति में 1739 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? सुजाउद्दीन की। जब 1739 में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका पुत्र सरफराज गद्दी पे बैठ जाता है। तो अब तीसरा शासक कौन हो गया बंगाल का? सरफराज, जो 1739 में बैठता है, और 39 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए वजह क्या होता है। कह रहा है कि 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज गद्दी पर बैठा, बंगाल का नवाब बना। इसके समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। अभी आपने बताया ना पीछे कि जो बंगाल का, बिहार का जो नायब सूबेदार जो था, उसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? सरफराज के खिलाफ। जिसके बाद 1740 में एक छोटा सा युद्ध हुआ, जिसको हम लोग गिरिया का युद्ध कहते हैं। याद रखिएगा, ये गिरिया का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज को मार डाला, और उसके बाद खुद बंगाल का नवाब बन गया। बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब कि 1739 में सरफराज जब गद्दी पर बैठा तो उस समय अलीवर्दी खां भी दावा करना चाह रहा था। इसी बीच 1739 ईस्वी में दोनों के बीच, यानी अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में गिरिया नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, जिसे हम लोग गिरिया का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में अलीवर्दी खां सरफराज को मार देता है, और मारने के बाद खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। और इस प्रकार चौथा बंगाल का नवाब अब कौन हो गया? अलीवर्दी खां हो गया, जो 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 1740 ईस्वी में जब अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठा तो अब इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया घूस देकर अपने पद को अस्थायी कर लिया। क्योंकि धोखे में बैठा था, ये मार करके बैठा था,
तो मुगल सम्राट इसे हटा भी सकता था। तो इसने क्या कर दिया कि मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया घूस दिया और दे करके जो इसका अपना पद था कि बंगाल पर हमेशा मैं ही बैठूंगा और मेरे बाद मेरा वंशज बैठेगा, इस बात की मान्यता ले ली और गद्दी पर बैठ गया 1740 ईस्वी में। ठीक है ना। इसी बीच मराठों ने इसे काफी परेशान भी किया। रघुनाथ राव जो मराठों का सबसे बड़ा नेतृत्व करता था, वो बंगाल तक पहुंचा था, उसने उसे परेशान भी किया। उड़ीसा में भी पहुंचा था, वहां भी परेशान किया। अगला कह रहा कि इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी। अब देखिए ये बात यहाँ पे बहुत समझने वाली क्वेश्चन है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किसने की थी, तो अलीवर्दी खान ने किया था। अब मधुमक्खी से तुलना करने का तात्पर्य क्या था, तो देखिए अलीवर्दी खान जो था ना, वो बहुत ही एक समझदार व्यक्ति था और योग्य शासक भी था। वो जानता था कि अब इस समय तक आते आते अंग्रेजों की बंगाल में काफी ज्यादा बढ़त हो चुकी थी और बढ़त के साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ गया था, क्योंकि उनके पीछे मुगल सम्राट का हाथ था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज लगातार किसी न किसी माध्यम से वहां के नवाब को क्या कर रहे थे, तंग कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इसने सोचा कि अगर हम इसके साथ उलझेंगे तो निश्चित तौर पे ये क्या करेंगे, हमको मार देंगे। अगर हम नहीं उलझेंगे तो अपना ये व्यापार करते रहेंगे। तो इसीलिए उसने इसे मधुमक्खी से तुलना की। आप लोग देखे होंगे मधुमक्खी को। देखिए जब मधुमक्खी कहीं अपना छत्ता लगाती है तो बिल्कुल अपने काम से काम रखती है, किसी से मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसको छेड़ दिया तो उसे दूर दूर तक ले जा करके दौड़ा दौड़ा कर क्या करती है, उसे काटती है। अगर कोई नहीं छेड़ता है तो उसे कुछ समय के बाद वो क्या करती है, शहद देती है। तो इसकी तुलना करने का उद्देश्य यही था कि अगर आप उनको नहीं छेड़ोगे तो वो शहद देंगे, कौन, अंग्रेज। लेकिन अगर आपने उन्हें छेड़ दिया, कुछ बोल दिया, तो ये अंग्रेज आपको काट करके मार डालेंगे। इसीलिए इसने इसकी तुलना मधुमक्खियों से की थी। किसकी, अंग्रेजों की। बात क्लियर हो गई। और यहीं पर एक और चीज मैं आगे आपको बताऊंगा। इसकी 3 पुत्र थे। कितने पुत्र इसके थे जी, 3 पुत्री थी। सॉरी, पुत्र नहीं, इसका कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां ही थी, कोई इसके पुत्र नहीं था। और इन तीनों पुत्रियों के जो हस्बैंड थे, पति जो थे, वो इसके जीवन काल में ही मर गए थे। ऐसी स्थिति में अलीवर्दी खां के सामने यह एक संकट उत्पन्न हो रहा था कि अब मेरा उत्तराधिकार कौन होगा, यानी अगर मैं मर जाता हूं तो बंगाल का नवाब कौन बनेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका जो सबसे जो छोटी बेटी थी, सबसे छोटी जो बेटी थी, उसी का एक पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। उसको यह अपने पास रखता था, अपने साथ रखता था और उसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, सिराजुद्दौला बनेगा। और सिराजुद्दौला को बार बार यह हमेशा अपने साथ रख करके समझाता था कि देखो बेटा, कभी भी कुछ भी हो जाए तुम अंग्रेजों के साथ युद्ध मत करना, अंग्रेजों के साथ मत भिड़ना, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप के आदमी हैं। इन्हें छोड़ दोगे तो फायदा होगा, अगर इनके साथ उलझ जाओगे तो तुम्हें यह एक न एक दिन मार देंगे। ये बार बार अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला को समझाता था। ऐसी ही स्थिति में एक दिन 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जिसको उसने अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया था वो गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसके छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब सिराजुद्दौला गद्दी पे कब बैठ गया जी, 1756 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक, यानी 1 साल इसने यहाँ पे क्या किया था, शासन किया। लेकिन 1 साल में सिराजुद्दौला ने वो कर दिखाया जो आने वाले सदियों तक इसे याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं। और इसी सिराजुद्दौला को हमें अच्छी तरह से बाबू समझना है। यहाँ तक तो हमने पृष्ठभूमि लेकर के आए हम बंगाल का, कि कैसे कैसे बंगाल अपने आप को स्वतंत्र किया और अंग्रेजों की बढ़त बनी। लेकिन असली कहानी अब यहीं से शुरू होगा कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होगी और कैसे लड़ाई होगी। और इसी लड़ाई को हम लोग पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं।
और इसी प्लासी के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार जमाने में सफल हो जाते हैं। तो इसको बेटा आप ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। देखिए, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से कहानी के माध्यम से भी बताता हूँ। देखिए, पहले इसकी कहानी समझिए। इसको होता यह है कि जब 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ जाता है। अब जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है तो निश्चित तौर पे इसके कुछ दुश्मन हो गए थे, होंगे ही होंगे। इसके पीछे वजह यह था कि इसके दो मौसी बड़ी थी इससे, एक बड़ी वाली और एक उसके बाद वाली, क्योंकि ये छोटी का पुत्र था। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी थी उसका नाम था घसीटी बेगम। वो घसीटी बेगम बड़ी थी और छोटी वाली का एक बेटा था जिसका नाम था शौकत जंग। वो दोनों ने क्या किया, बंगाल की गद्दी पर बैठने का दावा किया, लेकिन उसे मिला नहीं। तो ये दोनों के दोनों दुश्मन हो गए, साथ ही साथ अंग्रेज भी इसके दुश्मन थे। इस प्रकार जब यह गद्दी पे बैठा तो इसके सामने दुश्मनों की कतार लगी हुई थी और उसी स्थिति में ये अपने आप को बैठने का प्रयास करता है। ठीक है, अब उससे वो लड़ेगा, आगे देखते हैं क्या होगा। अली वर्दी खां की मृत्यु के उपरांत बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना, जो अली वर्दी खां की छोटी पुत्री का पुत्र था। ठीक ना, यानी दोहित्र यानी पुत्री का पुत्र था। गद्दी पर बैठने के समय इसके कई शत्रु थे जो इसका विरोध कर रहे थे, जैसे पूर्णिया का नवाब शौकत जंग जो इसका भाई ही था, मौसेरा भाई, घसीटी बेगम, फिर घसीटी बेगम का ही एक व्यक्ति था दीवान राजबल्लभ जो बंगाल का था, दीवान था, और अंग्रेज। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो चार इसके शत्रु थे, लेकिन इन चारों में सबसे प्रबल शत्रु अंग्रेज थे, क्योंकि इन्होंने घसीटी बेगम को समर्थन दिया, साथ ही शौकत जंग का भी समर्थन दिया था। इसलिए अली सिराजुद्दौला का सबसे अगर कोई प्रबल शत्रु बन गया तो यहाँ अंग्रेज बन गए, क्योंकि दोनों ने इनको समर्थन दिया। अब देखिए, अब दुश्मनी की लकीर बनने जा रही है और एक यहीं से पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, जो पृष्ठभूमि आगे चल करके क्या करेगी, पलासी के युद्ध के लिए एक तैयार करेगी पृष्ठभूमि। तो देखना बेटा, आप लोग यहीं से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन से दुश्मन हो रहे हैं और कैसे कैसी गतिविधियां आगे बढ़ रही है। एक तरफ घसीटी बेगम, शौकत जंग, अंग्रेज, दीवान राजबल्लभ किसके दुश्मन हो चुके हैं, सिराजुद्दौला के। और सिराजुद्दौला इस समय बैठ कहाँ रहा है, मुर्शिदाबाद में, क्योंकि मुर्शिदाबाद क्या था, राजधानी थी। और ये अंग्रेज जो थे ये कहाँ पे रहते थे, कोलकाता में रहते थे। इनकी पकड़ कहाँ पर थी, कोलकाता पर थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC से हम लोग कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या इन लोगों ने दुरुपयोग किया, मतलब क्या क्या गलत काम किया जिसके वजह से सिराजुद्दौला गुस्से में आ गया और सिराजुद्दौला गुस्से में आ करके इनके खिलाफ लड़ाई कर दिया। जबकि इसको बार बार ये समझाया जा रहा था या समझा करके बैठाया गया था अलीवर्दी खां के अनुसार कि आप अंग्रेजों को कभी दुश्मनी मत लेना। तो लेकिन फिर भी यंग था, देखा, बर्दाश्त नहीं हुआ, लड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। देखिए, दस्तक एक होता था, उस समय परमिट मिलता था, यानी एक परमिट मिला था बंगाल में इन्हें व्यापार करने की। अब इसका ये लोग दुरुपयोग करते थे। मिला तो इनको था व्यापार करने के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते थे, किसी दूसरे को बेच देते थे, उससे व्यापार करवाते थे और उसका भी टैक्स ये लोग वसूलते थे। तो इस तरह से गलत था। तो एक तरफ तो गलत काम ये क्या कर रहे थे अंग्रेज, दस्तक का दुरुपयोग। दूसरी तरफ अंग्रेज द्वारा राजबल्लभ और घसीटी बेगम के दावे का समर्थन भी कर रहे थे ये लोग, अंग्रेज कि राजबल्लभ और घसीटी बेगम को गद्दी पे बैठा दिया जाएगा। दो कारण हो गया दुश्मनी का, एक दस्तक का दुरुपयोग, दूसरा राजबल्लभ और घसीटी बेगम का अंग्रेजों द्वारा समर्थन किया जाना, और तीसरा यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता। आप देखिए, ये आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता क्या था जी, तो आपको याद होगा कि जब मैंने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ाया था पहला चैप्टर, तो उसमें हमने कर्नाटक युद्ध की चर्चा की थी और उसमें हमने 3 कर्नाटक युद्ध की चर्चा की थी। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 56 के बीच में हुआ था, उसका भी संबंध यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, या संबंध यहाँ था, इसलिए मैंने आपको कहा है कि याद करके संबंध को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आंग्ल फ्रांसीसी का संबंध यहाँ पे देखा जाता है। हमने आपको वहाँ पे बताया था कि ये लड़ाई तभी होती थी यहाँ पे भारत में, आंग्ल फ्रांसीसियों की लड़ाई, जब
उत्तराधिकार की लड़ाई यूरोप में होती थी वहां पर, और उस लड़ाई को हम लोग वहां पर क्या बोलते थे, सप्तवर्षीय युद्ध कहते थे। इसी बीच 56 में वहां पर भी क्या हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया था। जब वहां पे छिड़ गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, कहां पर, यूरोप में, तो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव यहां भी पड़ता। ऐसी स्थिति में, कहानी समझिएगा पहले, ऐसी स्थिति में कलकत्ता में यानी बंगाल में अंग्रेज जो थे उन्होंने अपने किले का किलाबंदी करने लगे। यानी कौन से किला, जो कोलकाता उनका किला था, फोर्ट विलियम जो उनका किला था, उसका किलाबंदी करने लगे कि ऐसा ना हो कि कहीं फ्रांसीसी उसके ऊपर अटैक कर दें। और दूसरी तरफ फ्रांसीसी भी जो थे, जिनका अड्डा चंद्रनगर था, चंद्रनगर में उनकी किलाएं थी, उस किला को वो लोग भी अपना किलाबंदी करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज उनके ऊपर चंद्रनगर में आक्रमण कर दे। इस बात की जानकारी किसको मिली, और सिराजुद्दौला को मिली। सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद से एक आदेश भेजा और कहा कि आप लोग अपना अपने किलाबंदी को रोक दीजिए, यानी अपना अपना किलाबंदी मत कीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करता है तो उसकी सुरक्षा प्रदान करना मेरी जिम्मेदारी है। ये बात किसने कहा, सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता के लिए संदेश भिजवा दिया। इस बात को बहुत आसानी से फ्रांसीसी मान गए और चंद्रनगर की किलाबंदी करना छोड़ दिया। लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं माने। जब अंग्रेज इस बात को नहीं माने, उनका मन तो बढ़ ही रहा था, नहीं माने, तो ये बात सिराजुद्दौला को बहुत खराब लगी और तब उसने क्या किया, वहां से सीधा अपने सैनिकों के साथ चला मुर्शिदाबाद से कलकत्ता की तरफ। और यहां आकर के क्या किया कि यहां आकर के कलकत्ते की घेराबंदी की। पहले कुछ छोटे छोटे शहरों को जीता और कलकत्ते की घेराबंदी की। 5 दिनों तक घेराबंदी करने के बाद, ये कहानी बता रहा हूं, फिर मैं इसी को चीज को लिखा हूं। 5 दिन तक घेराबंदी करने के बाद उसने कलकत्ता में जो अंग्रेजों का जो किला फोर्ट विलियम जो था, मैं बताया था, जो उसकी राजधानी थी फोर्ट विलियम, उस पर उसने अधिकार कर लिया। और इस पर जब उसने अधिकार कर लिया तो वहां से कुछ अधिकारियों को उसने पकड़ लिया और कुछ लोग वहां से भाग करके फुल्टा द्वीप चले गए। कहाँ चले गए, फुल्टा द्वीप जो बंगाल के खाड़ी में पड़ता था, वहां भाग गए। और कुछ लोगों को इसने पकड़ लिया, कुछ अंग्रेजों को पकड़, अधिकारियों को, कुछ अंग्रेजों को पकड़ करके इसने क्या किया, एक काल कोठरी में बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया जी, एक काल कोठरी में बंद कर दिया। कहा जाता है कि उसने उसमें लगभग 146 व्यक्ति को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अब एक छोटे से कमरे में जब बंद कर दिया तो ऐसी स्थिति में सुबह जब उस कमरे को खोला गया तो उसमें से मैक्सिमम अंग्रेज मर गए थे। ठीक है, इसी घटना को हम लोग भारतीय इतिहास में क्या कहते हैं, ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जो 1756 में घटित हुई थी। अब इस घटना के होने से अंग्रेज काफी सिराजुद्दौला के नाराज हो गए, उनसे उसके पक्का दुश्मन हो गए और अंग्रेज भी सिराजुद्दौला के दुश्मन और सिराजुद्दौला भी अंग्रेज का दुश्मन हो गया। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ब्लैक होल की घटना ही एक पृष्ठभूमि तैयार करती है, किसकी, आगे चल करके पलासी के युद्ध की। क्योंकि जब इसकी घटना का सूचना जब जाता है मद्रास में, तो मद्रास में वहां का उस समय गवर्नर होता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। वह अपने सैनिकों के साथ कहाँ पहुंच जाता है, बंगाल में। और बंगाल पहुंच करके यहाँ पर वो क्या करने लगता है, सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने लगता है। और यही षड्यंत्र जो होता है वो पलासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग अब इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी बातें थी। तो कह रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, अंग्रेजों द्वारा राज बल्लभ और घसीटी बेगम के दावे का समर्थन करना तथा आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता के दौरान नवाब द्वारा मना करने के बावजूद भी अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलाबंदी करना, मना किया लेकिन तब भी किलाबंदी करने लगे, आदि कारणों से अंग्रेजों के साथ सिराज का मनमुटाव शुरू हो गया। सिराज यानी सिराजुद्दौला का मनमुटाव था। यहाँ तक बात क्लियर मैंने बताया था। इसी बीच 1756 में मनिहारी के युद्ध होता है यहीं पर। ठीक है दोस्त, और इसी मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला क्या करता है, शौकत जंग को पराजित करके मार देता, यानी एक दुश्मन सामने से खत्म हो गया।
तो यानी कौन सा युद्ध था? मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला शौकत जंग को मार देता है, जो पूर्णिया का नवाब होता है। इसी बीच यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है। मैंने अभी बताया कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया, जिसका असर भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों पर भी पड़ा और दोनों ने अपने अपने किले की घेराबंदी करना शुरू कर दी। लेकिन नवाब ने मना करने पर फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। जब किलाबंदी की हुई मैं बताया तो, लेकिन अंग्रेज मना किया उन्होंने, अंग्रेज फ्रांसीसी मान गए, अंग्रेज नहीं माने। ऐसी स्थिति में 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर जीत लिया। जब वो लोग बात नहीं माने तो वहां से मुर्शिदाबाद से चला और कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। फिर 15 जून को कलकत्ता पर भी आक्रमण कर दिया। इस प्रकार 5 दिन तक घेराबंदी के बाद, कलकत्ता की घेराबंदी के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को नवाब ने पोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और कुछ अधिकारियों को पकड़ लिया और कुछ भागकर फुल्टा द्वीप चले गए। पूरी कहानी मैंने बता दिया है। और 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और जब सुबह खोला गया तो उसमें से मुश्किल से 10-15 लोग ही बचे थे, बाकी लोग मर गए थे। छोटे कमरे में मर ही जाएंगे। इसी घटना को, इसी पूरी परिघटना को हम लोग भारत के इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जो कहा जाता है कि कब हुआ था जी? 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। ठीक है, इसे ही ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जो 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई थी। आगे होगी समझ में आपको। अब देखिए, अब इसकी जानकारी हमें मिलती कैसी है, तो ये चीज याद रखिएगा कि गुलाम हुसैन नामक एक इतिहासकार ने अपनी पुस्तक सियाउरिल मुतखेरिन में इसका जिक्र किया है। किसमें? तो उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सियाउरिन मुतखेरिन, उसी में गुलाम हुसैन ने चर्चा इसकी किया है। हालांकि इस घटना को लेकर के कई तरह की किंवदंतियां भी हैं। कई बार तो ये कहा जाता है कि अंग्रेजों की ये मनगढ़ंत कहानियां थी। कैसे 146 आदमी को एक छोटे से कमरे में कैद किया जा सकता है? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो हो सकता है कारण जो भी रहा हो, लेकिन हमारे इतिहास, हमारे एग्जामिनेशन व्यू से ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 1756 में। और कैसे हुई? तो मैंने भी आपको ये समझा दिया कि अंग्रेज की बात नहीं सिराजुद्दौला की बात नहीं मानने के कारण अंग्रेजों पर उसने आक्रमण किया और पकड़ करके उन्हें मारा। अब ऐसी स्थिति में जब ये घटना घटित हो गई तो इसका न्यूज कहाँ चला गया? समाचार गया मद्रास में। और जब मद्रास इसका समाचार गया तो मद्रास का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, बहुत दुखी हुआ और वहां से अपने कुछ सैनिकों को लेकर के, कहा जाता है कि 350 सैनिकों को लेकर के वो कहाँ चल दिया? बंगाल की तरफ आ गया। और यहाँ आकर के जो सिराजुद्दौला के दुश्मन अभी भी थे, जैसे राजबल्लभ और घसीटी बेगम, दीवान वगैरह जो भी थे वहां पे बंगाल के, उन सारे लोगों से क्या किया?